नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्वा इंस्टीट्यूट। आयोनिक इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 2 का आज फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड और बेस। कितने तरह के कॉन्सेप्ट होंगे जो एसिड और बेस को एक्सप्लेन करेंगे, उन सबको हम बारीकी से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। लेकिन उससे पहले एक टर्म आती है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो कहानी इलेक्ट्रोलाइट से शुरू होगी। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है विच गेट डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच गेट डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, राइट। तो substance which get dissociate into ions when dissolved in water। तो भैया जी when dissolved in water कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर हम वाटर में ऐड करें और वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्यार से इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कई कैटेगरी हम बना लेते हैं। मेनली हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो एसिड भी है या बेस भी हो सकता है या कोई सॉल्ट भी हो सकता है, विच डिसोशिएट कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, और ये कोई सॉल्ट भी हो सकता है जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। वो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, या इवन वीक का भी सॉल्ट क्यों ना हो। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में डिसोशिएट हो जाए और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो बेचारा पार्शियली डिसोशिएट होगा, थोड़ा सा ही डिसोशिएट होगा, तो कुछ बनेगा डिसोशिएटेड पार्ट और कुछ बनेगा अनडिसोशिएटेड पार्ट, और दोनों के बीच में आ जाएगा एक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर बेसिकली हम बात करेंगे वीक एसिड की, वीक बेस की, एंड salt of heavy metals, salt of heavy metals। तो ये बेसिकली डिमार्केशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होगा जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% डिसोशिएट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिसकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन थोड़ी सी होगी। टोटल मोल में से किसी सब्सटेंस के कितने मोल टूट जाते हैं वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानी जाती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो बहुत कम होगी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, 100% डिसोशिएट होगा इनटू आयंस, राइट। तो अब जरा बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट की, वीक एसिड वीक बेस और सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स की। तो हमने इनको डिमार्केट तो कर ही दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो अब बात कहीं ना कहीं एसिड बेस की तो आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो इस पूरे चैप्टर में हमें जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है वो नंबर 1 है आरेनियस एसिड, आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। नंबर 2 इज ब्रोंस्टेड Lowry concept, Bronsted-Lowry concept, and number 3 is Lewis concept, Lewis concept of acid and base। तो 3 कॉन्सेप्ट हमें यहां पर डील करने हैं, आरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड वन इज लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। एक एक करके बात करेंगे क्योंकि इन तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, जो सभी मॉलिक्यूल में अप्लाई किया जा सके। तीनों ही माइनर कॉन्सेप्ट हैं,
कुछ मॉलिक्यूल की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को आरएनएस एक्सप्लेन कर देगा, कुछ को नहीं कर पाएगा। इसी तरह ब्रॉन्स्टेड भी कुछ जगह पास होगा, कुछ फेल होगा, और लुइस भी कुछ जगह अप्लाई किया जाएगा, कुछ जगह ये भी फेल होगा। तो तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जिसको हम आंख बंद करके हर जगह अप्लाई कर दें। तीनों ही कॉन्सेप्ट मिलकर एक टोटालिटी में एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आरेनियस कॉन्सेप्ट से। क्या है आरेनियस कॉन्सेप्ट? इसी बात पे कलर चेंज किया जाए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट इज आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए क्या होता है आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होगा which can furnish H positive into the aqueous solution। आरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होगा which can furnish H plus into the aqueous solution, जो कि aqueous solution में H आयन फर्निश कर सके, उसे तो हम कहेंगे एसिड, यानी कि दैट इज कॉल्ड आरेनियस एसिड। और बेस कौन है? और बेस आरेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो है which can furnish OH minus into the aqueous solution, which can furnish OH minus into the aqueous solution। जो H आयन फर्निश कर दे वो एसिड हो जाएगा, और जो OH आयन फर्निश करेगा वो बेस हो जाएगा। ये एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस मिलेंगे जो H आयन फर्निश नहीं करते फिर भी वो एसिड है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस मिलेंगे जो OH आयन तो फर्निश नहीं करेंगे लेकिन बेस होंगे, लेकिन चलो उनकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखो एसिड क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बेस को न्यूट्रलाइज करे, जिसका सोर टेस्ट होता है, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, जो मेटल के साथ रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिन सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। क्या क्या मैंने बोला कि सब्सटेंस विच कैन फर्निश H पॉजिटिव इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, जिनका कैसा टेस्ट हो? जिनका सोर टेस्ट है। अच्छा, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल, चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, इनसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। विच कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें, और जो कैन न्यूट्रलाइज बेस। चलो, तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन न्यूट्रलाइज बेस, जो प्रॉपर्टी एसिड की है। बेस की बात करें तो बिटर टेस्ट होता है, B फॉर बेस और B फॉर बिटर, ठीक है ना। बिटर टेस्ट होगा, यहां पर हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या करेंगे? टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे और कैन न्यूट्रलाइज एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन चलो ये तो जनरल बात होती है, हमें बात करनी है आरेनियस एसिड की। तो किस किस सब्सटेंस को आरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड माना जाएगा? तो सीधी सी बात है, जो H आयन फर्निश करेगा उसको हम एसिड मान लेंगे, जो OH आयन फर्निश करेगा उसको हम बेस मान लेंगे। तो चलो एक पूरी की पूरी लिस्ट बना लेते हैं आरेनियस एसिड की। जो H आयन दे सकेगा, पानी में जो H आयन दे सके, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, HNO3 हो गया, H2SO3 सल्फ्यूरस हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक हो गया, H3PO4 फॉस्फोरिक हो गया, H3PO3
फोस्फोरस एसिड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कार्बन के तो बहुत सारे एसिड हैं, सब ऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, फिनोल हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत 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 सारे हैं, ठीक है। ये सब आरएनएस एसिड हैं बिकॉज दे ऑल कैन फर्निश H पॉजिटिव इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। ये सभी के सभी पानी में H आयन दे सकते हैं, और हाँ, पानी भी तो अपना खुद का H आयन दे सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H आयन पानी के अंदर रिलीज कर दे, वो हमारे लिए आरएनएस एसिड होगा। तो फिर आरएनएस बेस कौन होगा? चलिए आरएनएस बेस की भी बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि आरएनएस बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फर्निश OH आयन इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। तो यार ये देखिए, मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इट इज पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो भी बेसिस हैं, दे ऑल कैन फर्निश OH आयन इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। ये सारे के सारे जो सब्सटेंस हैं, ये पानी में OH आयन रिलीज कर रहे हैं, तो ये बेस हैं। ये सब H आयन रिलीज कर रहे हैं, तो ये सब एसिड हैं। तो इसका मतलब जो आरएनएस का कॉन्सेप्ट है, क्या वो केवल इन्हीं मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होगा जो H आयन और OH आयन दे सकते हैं? उन मॉलिक्यूल का क्या होगा जो एसिड तो हैं लेकिन H आयन नहीं दे सकते? यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आरएनएस की लिमिटेशन की बात हो रही है। देखो आरएनएस की अगर मैं लिमिटेशन की बात करूंगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होता है लेकिन इसके पास तो कोई H आयन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड होता है, P4O10 एसिड होता है, बट इनमें से किसी के पास भी H आयन तो है ही नहीं रिलीज करने के लिए, तो फिर ये आरएनएस एसिड कैसे होंगे? देयर इज अ बिग समस्या। तो ये वैसे तो आरएनएस एसिड नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्या है कि these are the non-metallic oxide, these are the non-metallic oxide, non-metallic oxide। लेकिन इनको अगर हम पानी में डिसॉल्व कर दें तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक, नाउ इट कैन फर्निश H+। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालो, इट कैन नाउ फर्निश H+ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड और इसी प्रकार से फॉस्फोरिक एसिड। कि ये अपने आप में तो ऐसा लग रहा है कि कैन नॉट फर्निश H पॉजिटिव इनटू द aqueous solution, but once when dissolved in water, then the formation of protonic acid takes place. Now all these acid can furnish H plus into the aqueous solution। कि अब ये आरएनएस एसिड है। यानी कि चलो प्रॉब्लम तो आई कि यार इनके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये इनके पास तो कोई H आयन है नहीं, तो जब इनके पास H आयन नहीं है तो ये फिर आरएनएस एसिड नहीं हो सकते। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल गया कि अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, और कौन से एसिड? आरएनएस एसिड। अब ये H आयन दे सकते हैं, तो अब इसकी गलती माफ कर देते हैं। इसी तरह जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं आर बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं। जैसे भाई कैल्शियम ऑक्साइड, अब इसके पास तो कोई OH- है ही नहीं लूज करने के लिए। जब इसके पास कोई OH- लूज करने के लिए है ही नहीं, तो क्या हम इसे आरएनएस बेस मान लें? नहीं मान सकते। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड को आरएनएस बेस मान लें? नहीं। क्या सोडियम ऑक्साइड को, पोटेशियम ऑक्साइड को आरएनएस बेस मान लें? नहीं। लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके अंदर छिपा है कि जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, नाउ इट कैन फर्निश H+। इसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पानी में डिसॉल्व होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मेरा मतलब क्या होगा कि डायरेक्टली अगर मैं इनको देखूं तो मैं इनको आरएनएस एसिड या आरएनएस बेस तो नहीं कह सकता, बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू फर्निश H+
एंड OH माइनस। लेकिन जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें हम इसको आर्सेनियस एसिड और आर्सेनियस बेस कह सकते हैं, क्योंकि इसका एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन फर्निश OH माइनस इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। नाउ इट इज आर्सेनियस बेस। तो चलो समस्या तो निकल गई है ना, समस्या का समाधान तो आ गया। लेकिन समस्या कुछ यहीं पर खत्म नहीं हुई, आगे भी है। देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, चाहे वो बोरोन के हैलाइड हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इन सब में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इनके पास, इन गरीबों के पास H आयन है ही नहीं लूज करने के लिए, तो आर्सेनियस कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दे ऑल आर एसिड, ये सब एसिड हैं, बट आर्सेनियस ने कहा नहीं भाई मेरे अकॉर्डिंग एसिड नहीं है, मेरे को मना कर दो, मेरे को क्षमा कर दो। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बेस की तरह भी काम करते हैं। लेकिन आर्सेनियस के अकॉर्डिंग दे आर नॉट बेस, क्योंकि बेस के लिए OH चैन फर्निश होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये OH चैन तो लूज कर नहीं पाएंगे। अच्छा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में जो फेरिक आयन है, क्रोमियम आयन है, कोबाल्ट आयन है, Zn2+ आयन है, एक्सेट्रा, ये सब भी एसिड होते हैं, लेकिन आर्सेनियस के अकॉर्डिंग नहीं है। इसी तरह नेगेटिवली चार्ज में चाहे फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, कार्बोनेट हो, साइनाइड हो, ये सब बेस होते हैं, लेकिन आर्सेनियस के अकॉर्डिंग दे आर नॉट बेस। तो मैं यही बात आपको पहले से ही कह रहा हूं कि आर्सेनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। ये कुछ ही मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलिए अब हम आर्सेनियस को थोड़ा सा क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने ट्राई तो किया है ना। स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था। आर्सेनियस के बाद फिर आता है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा इससे थोड़ा और आगे निकल गया, बट ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में इनकम्प्लीट होगा। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, देखिए ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसने भी एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट किया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एसिड बोथ आर सेम। आर्सेनियस और ब्रोंस्टेड दोनों एसिड के रिस्पेक्ट में सेम होते हैं, जो H आयन फर्निश कर सके, जो H आयन डोनर होगा, जो H आयन फर्निश कर सके या जो H आयन डोनर होता है उसे हम एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से जो H+ एक्सेप्टर होगा, जो H आयन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, जो H आयन रिलीज करेगा वो एसिड होगा। यानी कि एसिड के रिस्पेक्ट में जो बात आर्सेनियस ने कही वो बात ब्रोंस्टेड ने भी तो कह दी। दोनों एसिड की सेम बात को ही तो रिपीट कर रहे हैं कि H आयन जो फर्निश कर दे, जो H आयन जो डोनेट कर दे वो एसिड होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि आर्सेनियस एसिड एंड ब्रोंस्टेड एसिड बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। यानी कि ब्रोंस्टेड और आर्सेनियस एसिड के रिस्पेक्ट में तो दोनों सेम है, लेकिन बेस के रिस्पेक्ट में दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि आर्सेनियस तो कहता है कि बेस वो होगा जो OH- लूज करेगा, और ब्रोंस्टेड कहता है बेस वो है जो H आयन एक्सेप्ट करेगा। चलो एसिड के रिस्पेक्ट में सेम हो गया, लेकिन बेस के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंट है। तो यहां से जैसे HCl को मैं अगर पानी के अंदर कंसीडर करता हूं, मान लीजिए एसिड ने H आयन दे दिया, पानी ने H आयन ले लिया। अब कोई भी सब्सटेंस जो पानी में टूटता है और H आयन रिलीज करता है हम उसको एसिड कहते हैं, और जो सब्सटेंस H आयन को एक्सेप्ट कर लेता है हम उसको बेस कहते हैं। तो यहां पर ये है एसिड नंबर 1 क्योंकि इसने H आयन लूज किया, और ये बेस नंबर 1 क्योंकि इसने H आयन एक्सेप्ट किया, इसने H आयन एक्सेप्ट किया। लेकिन
बैकवर्ड प्रोसेस की बात करूं तो ये एच आयन लूज कर रहा है और ये बैकवर्ड प्रोसेस के लिए एच आयन गेन कर रहा है। तो फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए ये एसिड है तो ये बेस है, बैकवर्ड प्रोसेस के लिए जो हाइड्रोनियम आयन है वो एच आयन लूज करता है और क्लोराइड आयन एच आयन गेन कर रहा है। तो जो लूज करेगा वो एसिड हो गया, जो गेन करेगा वो बेस हो गया। तो एसिड ने जब एच आयन लूज किया तो बनाया, एसिड ने अपना कॉन्जुगेट बेस, एसिड ने जब अपना H प्लस लूज करके जो आयन बनाया दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड के साथ कौन जुड़ा होता है? कॉन्जुगेट बेस। जैसे HCl ने H आयन लूज करने के बाद जो आयन बनाया दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। इसी तरह वाटर क्योंकि यहां पर बेस था उसने H आयन एक्सेप्ट किया तो बनाया कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस बना रहा है अपना कॉन्जुगेट एसिड। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। देखिए एक बात तो ये हमें इतनी तो समझ में आ ही गई है कि एसिड कौन है जो एच आयन देगा। जिसके पास भी एच आयन है डोनेट करने के लिए वो आर्हेनियस एसिड भी है, वो ब्रोंस्टेड एसिड भी है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है। बेस में दोनों अलग हो जाते हैं। बेस आर्हेनियस कहता है कि बेस वो है जो OH माइनस लूज करे और ब्रोंस्टेड कहता है जो एच आयन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एसिड एच आयन लूज करके बनाता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड जब अपना एच आयन लूज करता है तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। जैसे HCl ने एच आयन लूज किया तो Cl माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस। HBr ने एच आयन लूज किया तो ये बना कॉन्जुगेट बेस। हाइड्रोजन साइनाइड ने एच आयन लूज किया तो बनाया कॉन्जुगेट बेस, है ना, Cn माइनस कॉन्जुगेट बेस। इसी प्रकार से H2SO4 की हम बात करें तो ये एच आयन लूज करता है तो बनाएगा HSO4 माइनस। ये भी अपना एक और एच आयन लूज कर दे तो ये भी अपना कॉन्जुगेट बेस बना लेगा सल्फेट आयन। इसी प्रकार से देखो आप H3PO4, ये अपना एक एच आयन लूज करेगा तो H2PO4 माइनस। ये भी अपना एक और एच आयन लूज करेगा तो HPO4 2 माइनस। ये भी अपना एक और एच आयन लूज करेगा तो PO4 3 माइनस। इसका मतलब ये आयंस की भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने लायक है। भाई अगर ये एच आयन लूज करता है तो ये बनाएगा, ये एच आयन लूज करता है तो ये बनाएगा। तो ये भी सब एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड फॉस्फेट। तो ये एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस, सेकंड कॉन्जुगेट बेस, थर्ड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, HNO3 एसिड है, एच आयन लूज करेगा NO3 माइनस। ये सारे के सारे इसको छोड़ दो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई भी एसिड जिसमें आपको कार्बन नजर आ जाए समझ लीजिएगा वीक एसिड है। कोई भी एसिड जिसमें आपको कार्बन नजर आ जाए आंख बंद करके उसको वीक एसिड बोल दो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक एसिड है। इसका मतलब है जैसे एल्कोहल, मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल सब वीक एसिड है। मिथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड वीक एसिड है। फिनॉल वीक एसिड है। यानी कोई भी एसिड जिसमें आपको कार्बन नजर आ रहा है आप उसे वीक एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। इसी प्रकार से जो बेस है जिसमें आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है, चाहे वो अमोनिया है, मिथाइल अमीन है, इथाइल अमीन है, प्रोपाइल अमीन है, एनिलीन है, पायरिडीन है, पायरोल है, सब वीक बेस है। जहां पर भी आपको नाइट्रोजन नजर आएगा वो वीक बेस, और जहां आपको कार्बन नजर आएगा वो वीक एसिड मानेंगे हम। तो फिलहाल चलिए, ये एसिड थे तो ये इन्होंने बना लिए अपने अपने कॉन्जुगेट बेस। कहता सर कुछ और बताओ, ये तो कुछ मजा नहीं आया इसमें, चलो कुछ और लेते हैं। एसिड और उनके कॉन्जुगेट बेस। देखो पानी अपना एच आयन दे सकता है तो एक एच कम कर दो। जब H प्लस कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव कम होता है तो नेगेटिव बढ़ जाता है, OH माइनस। देखो अमोनिया, अमोनिया भी अपने हाइड्रोजन लूज कर सकता है तो ये बनेगा NH2 माइनस। एक और हाइड्रोजन लूज कर दे तो NH2 माइनस, एक और लूज कर दे तो N3 माइनस। यानी कि ये मेरे लिए अगर बेस है, सॉरी ये मेरे लिए एसिड है क्योंकि एच आयन दे रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस, सेकंड कॉन्जुगेट बेस, थर्ड कॉन्जुगेट बेस। क्या अल्कोहल आर्हेनियस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड हो सकते हैं? जी हाँ हो सकते हैं।
आपको देखने में लगेगा कि इसके पास तो OH ग्रुप है, ये OH माइनस लूज करेगा, लेकिन नहीं, एल्कोहल कभी भी OH माइनस लूज नहीं करता। एल्कोहल्स आर नॉट आरेनियस बेसिस, एल्कोहल आरेनियस बेस नहीं है, एल्कोहल आरेनियस एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, H आयन दे देगा। अभी ये न्यूट्रल है, अब इसने H आयन लूज कर दिया तो बन गया मिथॉक्साइड कॉन्जुगेट बेस। ये हमने लिया इथेनॉल, ये भी H आयन लूज कर सकता है, तो आफ्टर द लॉस ऑफ H पॉजिटिव ये बना इथॉक्साइड। तो इथॉक्साइड इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथेनॉल। अच्छा, फिनॉल की मैं बात करूं, C6H5OH, ये सब कार्बन के एसिड हैं, सब वीक हैं, C6H5O माइनस। देखो कार्बन के एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। देखो अल्कोहल तो लोग खूब कंज्यूम करते हैं, कुछ नहीं है, वीक एसिड है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक मैंने नहीं लिया, चलिए ये लीजिए इथेनोइक एसिड, जिसे इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ विनेगर सॉरी। तो H आयन लूज किया इसने, और इसको हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे HCl है, जैसे HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है ना, आप इन सभी एसिड्स को कंज्यूम करते हो क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो कार्बन आपको जहां नजर आ जाए, ये नजर आएगा, आप ये समझ लीजिएगा कि वो वीक एसिड है। लेकिन ये जो मिनरल एसिड हैं, ये बहुत भयंकर एसिड हैं। HCN को काउंट नहीं करूंगा, HCN में क्योंकि कार्बन है, HCl, HF, HBr, HI, HNO3, H2SO4, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड, भयंकर एसिड है भाई, भयंकर। तो और जो कार्बन के एसिड हैं वो वीक हैं, ये इनके कॉन्जुगेट मैं बेस बना रहा हूं। एसिटिक एसिड है तो एसीटेट आयन बन गया, फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मेट आयन बना देते हैं। तो दीज आर द कॉन्जुगेट बेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एसिड। यानी एसिड जब भी H आयन लूज करेगा, जब भी एसिड अपना H प्लस लूज करेगा, तो आप समझ जाइए हाइड्रोजन भी कम करना है, पॉजिटिव चार्ज भी कम करना है, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए न्यूट्रल से सिंगल नेगेटिव, एक और H आयन लूज किया तो नेगेटिव और बढ़ गया, एक और H आयन लूज किया नेगेटिव और बढ़ गया। नेगेटिव बढ़ाते जाइए, पॉजिटिव कम करते जाइए, और हाइड्रोजन भी कम करते जाइए। अगर वो न्यूट्रल है तो नेगेटिव, फिर वो और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, इस तरह से जाएगा। तो क्या बेस H आयन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाता है? जी हाँ, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। बेस जब भी H आयन एक्सेप्ट करेगा, बेस जब भी H आयन एक्सेप्ट करेगा, मान लो पानी है, पानी अभी न्यूट्रल है, H प्लस को एक्सेप्ट करना है, यानी कि एक तो हाइड्रोजन बढ़ा रहे हो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो, तो यहां पर आपको हाइड्रोजन भी बढ़ाना है, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ाना है, और नेगेटिव कम करना है। तो वाटर का मैं बना दूंगा हाइड्रोनियम आयन, वाटर से बना दिया मैंने हाइड्रोनियम आयन, अमोनिया से मैंने बना दिया अमोनियम आयन। अच्छा, ये जैसे मिथेनॉल है, ये H आयन तो लूज कर रहा था, क्या ये H आयन गेन भी कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये H आयन गेन भी कर सकता है। तो H आयन गेन करने के बाद क्या बना देगा? ये देखो प्रोटोनेटेड मिथेनॉल बना दिया। इथेनॉल, ये भी क्या है? एसिड है, एसिड तो H आयन देते हैं, लेकिन ये बेस भी है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, यानी ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह काम कर रहा है। ये H आयन दे भी सकता है तो H आयन ले भी सकता है, ठीक है ना। ब्रॉन्स्टेड बेस, ये एसिड भी है और बेस भी है। पानी H आयन दे भी सकता है, पानी H आयन ले भी सकता है। तो जो सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं हम उनको? एम्फोटेरिक कहते हैं कि वो सब्सटेंस विच कैन बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक। सब्सटेंस विच behaves like both acid as well as base, जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। जो एसिड और बेस
दोनों की तरह काम करे उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। लेकिन कौन से एसिड की तरह काम करे? अगर वो H आयन लूज और गेन दोनों कर रहा है, H प्लस का मतलब प्रोटॉन, अगर वो H प्लस लूज भी कर रहा है और H प्लस गेन भी कर रहा है, यानी प्रोटॉन को वो लूज और गेन दोनों कर रहा है, तब उस एम्फोटेरिक को हम एम्फीप्रोटिक भी कह सकते हैं। एम्फीप्रोटिक यानी कि एम्फीप्रोटिक वो एम्फोटेरिक होगा जो H आयन लूज और गेन दोनों करेगा। इट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, इट इज एम्फोटेरिक substance which can lose as well as gain H प्लस। H प्लस का मतलब प्रोटॉन, जो प्रोटॉन लूज और गेन दोनों का काम कर सकता है, ऐसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस को एम्फीप्रोटिक, प्रोटिक माने H प्लस, उसे हम एम्फीप्रोटिक कहते हैं। जो भी पानी में H प्लस रिलीज करता है, लेकिन क्या होता है H प्लस के बारे में आपको एक खास बात मैं बता देता हूं कि H प्लस जो होता है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत भयंकर है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है और सबसे छोटे एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो और ज़्यादा भयंकर हो जाता है। वो तुरंत पानी पे अटैक करके क्या बना सकता है? वो तुरंत पानी पे अटैक करके हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। और जरूरी नहीं है कि H प्लस एक ही वाटर को बाइंड अप करे, भाई ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल को भी बाइंड अप कर सकता है, ये वाटर के 3 मॉलिक्यूल को भी बाइंड अप कर सकता है, इवन वाटर के 4 मॉलिक्यूल को भी बाइंड अप कर सकता है। दे ऑल आर हाइड्रोनियम आयन, दे ऑल आर हाइड्रोनियम आयन। हम लिखते ये हैं, बट इसका स्टेबलाइजेशन यहां तक जाकर हो सकता है, यहां तक इसका स्टेबलाइजेशन हो सकता है। चारों दिशाओं में जब ये एक एक वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड अप कर लेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। खैर, कहने का मेरा मतलब ये है कि H प्लस जो है ना, वो पानी में आपको इंडिपेंडेंटली नजर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा, तुरंत पानी के साथ अटैक करेगा, पानी पे अटैक करने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। अब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में तो यहाँ तक जाएगा, और जनरली हम यहाँ तक उसको दिखा देते हैं। जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम H प्लस ना लिख के उसको H3O पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, राइट। चलिए, अब जैसे कि मैंने भी आपको एक बात बताई कि कोई एसिड है तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा H प्लस लूज करके, और जो बेस है वो H आयन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो H आयन लूज और गेन दोनों करेंगे, तो जो H आयन लूज और गेन दोनों करते हैं वो एम्फीप्रोटिक है या एम्फोटेरिक भी आप कह सकते हैं। जैसे कि देखिए यार, मैं बात करता हूँ एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस की, मैं बात करता हूँ। चलिए, एम्फीप्रोटिक जो H आयन लूज और गेन दोनों करें, जैसे पानी है, पानी अगर H आयन लूज करता है तो OH माइनस, और पानी H आयन गेन करता है तो हाइड्रोनियम। ये हो गया एम्फोटेरिक, एम्फीप्रोटिक। ये हाँ, ये H आयन लूज कर दे तो ये, और ये H आयन गेन कर ले तो ये भी एम्फीप्रोटिक। ये H आयन लूज तो कर सकता है, गेन नहीं कर पाएगा। H आयन लूज तो कर देगा, लूज करके वाटर बना देगा, तो मैं इसको एम्फोटेरिक नहीं कहूँगा। अच्छा, अमोनिया की मैं बात करूँ, देखो अमोनिया H आयन लूज कर दे तो NH2 माइनस, गेन कर ले तो NH4 प्लस, तो ये बन गया एम्फीप्रोटिक। मैं इसकी बात करूं तो ये भी H आयन लूज कर सकता है, H आयन गेन कर सकता है, तो ये बन गया एम्फीप्रोटिक। इसकी बात करूं तो ये H आयन लूज भी कर सकता है और H आयन गेन भी कर सकता है, तो ये बन गया एम्फीप्रोटिक। तो जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, आप देख सकते हैं दे डू बिहेव लाइक एम्फीप्रोटिक, क्योंकि वो H आयन लूज और गेन दोनों का काम कर रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे सामने है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, अगर ये अपना एक H आयन लूज कर दे तो क्या बनाएगा? H2PO4 माइनस बनाएगा, है ना, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ये अपना H आयन लूज भी कर सकता है, कर दिया, और ये अपना H आयन गेन भी कर सकता है,
कर लिया, तो ये क्या बन गया भाई, एम्फीप्रोटिक बन गया, इट इज एम्फीप्रोटिक। अच्छा, जो ये हाइड्रोजन फॉस्फेट है, हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये भी अगर अपना एचाइन लूज कर दे तो ये बना गया फॉस्फेट, और गेन कर ले तो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, तो ये क्या बन गया, एम्फीप्रोटिक बन गया, है ना, ये भी क्या बन गया, एम्फीप्रोटिक। अच्छा, एल्कोहल क्या है भाई, देखो एल्कोहल क्या है ना, दोनों काम करते हैं, ये एचाइन लूज करेगा तो ये देखो इथॉक्साइड बनाएगा, एचाइन लूज करना मतलब एसिड, और एचाइन गेन करेगा तो इस तरह से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, तो इट इज आर्सेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, तो हम इसको कहेंगे एम्फोटेरिक। बट याद रखना, अल्कोहल कभी भी OH माइनस लूज नहीं करेगा, वो आपको ये शो करेगा कि मैं कर सकता हूं, आपको लगेगा, आपका मन बहक जाएगा, आपको लगेगा कि ये OH आयन लूज कर सकता है, लेकिन वही गलती होगी। अल्कोहल कभी भी OH माइनस लूज नहीं करता है, अल्कोहल कभी भी आर्सेनियस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो एम्फोटेरिक है, यानी वो एचाइन दे सकता है, एचाइन ले सकता है, यानी कि वो एसिड और बेस है, लेकिन कौन सा एसिड बेस, वो ब्रोंस्टेड एसिड भी है, ब्रोंस्टेड बेस भी है, हाँ वो आर्सेनियस एसिड भी है, क्योंकि आर्सेनियस एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड बोथ आर सेम। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आयन के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई, या एक डेफिनेशन तो नहीं कहूँगा, मैंने आपको एक पहचान बताई कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो जिसमें कार्बन नहीं है उसको जनरली आप स्ट्रॉन्ग समझिए, जिसमें कार्बन है आप उसको वीक समझिए। जो मिनरल एसिड है HF, HCl, HBr, HNO3, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और जिसमें कार्बन है वो वीक एसिड है। जो ग्रुप फर्स्ट के बेस हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस, ग्रुप सेकंड के जो बेस हैं दे आर ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन जहाँ आपको नाइट्रोजन नजर आ जाए, समझ लीजिएगा वीक बेस। चलिए, ये अगर हमें पहचान है ना कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जैसे मैंने कहा HF है, मैंने कहा HCl है, HBr है, HI है, HNO3 है, HNO2 इतना नहीं है, H2SO3, H2SO4, ये सब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, वीक एसिड क्या बताया मैंने, जहां पर भी आपको कार्बन नजर आ जाए, कार्बन का मतलब जैसे H2CO3 हो गया, जैसे मिथनॉल हो गया, जैसे इथनॉल हो गया, जैसे इथनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे फिनॉल हो गया, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, एक्सेट्रा। तो कहीं पर भी आपको कार्बन नजर आ जाए तो आप आंख बंद करके उसको वीक एसिड मान लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस चाहे लिथियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप से एक्सेट्रा, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बहुत आसानी से OH आयन लूज करेंगे। और वीक बेस कौन है, जहां पर आपको नाइट्रोजन नजर आएगा, चाहे अमोनिया हो, चाहे मिथाइल अमाइन हो, चाहे इथाइल अमीन हो, चाहे एनिलीन हो, C6H5NH2 एनिलीन हो, चाहे C5H5N पायरीडीन हो, ये ज़्यादातर यार हम इनको वीक बेस की कैटेगरी में मानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पहचान हो गई कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। अब जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि जो एचाइन दे दे वो ब्रोंस्टेड एसिड, जो एचाइन ले ले वो ब्रोंस्टेड बेस। एचाइन ने लूज करने के बाद जो अपना काउंटर पार्ट आयन बनाया वो है कॉन्जुगेट बेस, तो एसिड इज एसोसिएटेड विद कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह जो बेस होता है इट इज एसोसिएटेड विद कॉन्जुगेट एसिड। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, और बेस का हमेशा कौन होगा, कॉन्जुगेट एसिड। जब आप एसिड से कॉन्जुगेट बेस पर जाएंगे तो एच आयन हटाएंगे, वहां पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करना है। हाइड्रोजन कम करते जाइए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हाइड्रोजन कम करते जाइए, पॉजिटिव चार्ज कम करते जाइए और नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाइए। जब आप बेस से कॉन्जुगेट एसिड जाएंगे तो H+ वो गेन करेगा। इसका मतलब साफ है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और नेगेटिव ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। ठीक है, और ये पहचान भी आप कर पा रहे हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन एम्फोटेरिक यानी कि एम्फीप्रोटिक है। देखो
जितने भी एम्फीप्रोटिक हैं दे ऑल आर एम्फोटेरिक, ऑल एम्फीप्रोटिक आर एम्फोटेरिक, बट ऑल एम्फोटेरिक आर नॉट एम्फीप्रोटिक। क्या कंफ्यूज कर दिया सर? देखो, सारे गधे जानवर हैं, लेकिन सारे जानवर गधे नहीं है ना भाई। सारे के सारे एम्फीप्रोटिक एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक इज अ वेरी बिग टर्म, इट इज अ वेरी जनरल टर्म जो एसिड बेस दोनों की तरह काम कर ले। लेकिन एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नैरो कॉन्सेप्ट होता है, वो कुछ अलग अलग, कोई आरएनएस के अकॉर्डिंग है, कोई ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग है, कोई लुईस के अकॉर्डिंग है। सो अब जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मैं बात करूं तो वो एम्फोटेरिक है, बट वो एम्फीप्रोटिक नहीं है, है ना, एम्फीप्रोटिक नहीं है ना, वो एचआईएन देगा ना लेगा। तो अब हमें जब ये पहचान हो गई कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक, तो अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि स्ट्रांग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस। क्या बोला मैंने? स्ट्रांग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस। आहा, वीक बेस स्ट्रांग कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस स्ट्रांग कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रांग बेस वीक कॉन्जुगेट एसिड, यानी उल्टा चलेगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं एक बार बता दूं आपको। स्ट्रांग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, अच्छा, और वीक एसिड हैज स्ट्रांग, वीक एसिड हैज स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस, अच्छा। स्ट्रांग बेस हैज वीक conjugate acid and weak base has strong conjugate acid। अब मैं इसको जरा समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं एसिड लिख रहा हूं, आपको फाइंड आउट करना है कि किसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग है किसका वीक है, लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसे मान लीजिए मैंने HCl एक स्ट्रांग एसिड ले लिया, है ना, HCl एक स्ट्रांग एसिड ले लिया, और कोई भी एसिड जो है वो अपना पानी के अंदर ही एक्शन शो कर रहा है। एसिड ने एचायन दे दिया और पानी ने एचायन ले लिया, तो आप देखिए क्योंकि HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 80%, 90%, ऑलमोस्ट 99%, 100% उड़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम बहुत 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 ज़्यादा फॉरवर्ड जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इट विल डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, तो बहुत ज़्यादा आगे इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब ये जो है ये बहुत ज़्यादा एचायन दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा एचायन ले रहा है। फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए ये एसिड नंबर 1, ये बेस नंबर 1, फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए एसिड नंबर 1 बेस नंबर 1, लेकिन बैकवर्ड के लिए ये एसिड नंबर 2 ये बेस नंबर 2। अब देखिए मेरा जो प्रोसेस है वो तो बहुत बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड तो जो नहीं जा रहा, क्योंकि ये इतनी जल्दी एचायन नहीं दे रहा, ये उतनी जल्दी फिर एचायन ले भी नहीं रहा। देखो ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग था तो इसने बहुत जल्दी एचायन दिया, इस बेस ने बहुत जल्दी एचायन लिया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड होता तो ये बहुत जल्दी एचायन लेता, ये बहुत जल्दी एचायन लेता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, यानी ये बहुत वीक एसिड की तरह काम कर रहा है, ये वीक बेस की तरह काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, अरे एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कॉन्जुगेट बेस उसका वीक बन गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। अब इसी तरह जरा मैं एक बार वीक की भी बात कर लेता हूं। जैसे आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड, इसने एचायन दिया और पानी ने एचायन लिया, एसिड ने एचायन दिया और पानी ने एचायन लिया। अब क्योंकि ये वीक एसिड है, बहुत कम टूट रहा होगा, 1%, 2%, 2, 5, 6%, बहुत बहुत कम डिसोशिएट होता है, बहुत कम प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाना चाहता है क्योंकि बहुत कम टूट रहा है। तो यहाँ पर जो एसिड है, ये जो एसिड नंबर 1 है, ये बहुत कम एचायन देगा, ये बहुत कम एचायन लेगा, लेकिन अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं तो ये बहुत खतरनाक तरीके से एचायन देगा और ये बहुत खतरनाक तरीके से एचायन लेगा। तो एसिड तो वीक था लेकिन उसका कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड तो है लेकिन उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग बन गया है, क्योंकि ये बहुत तेजी से एचायन दे रहा है, ये बहुत तेजी से एचायन ले रहा है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? एसिटिक एसिड का। अब पानी यहां पर वीक की तरह काम कर रहा था लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बन गया, तो जो वीक बेस है उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होता है और जो वीक एसिड होता है उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए अपने को कहा जाए आइडेंटिफाई,
आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, क्या किस कैटेगरी में हम उसको रखें। और अगर मैं थोड़ा एक कदम और जाऊं तो मैं एसिड से कॉन्जुगेट बेस और बेस से कॉन्जुगेट एसिड जाऊंगा। तो चलिए, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस देखिए, जैसे Cl माइनस HN ले सकता है, बेस तो है, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। अब इसके जो पिताजी हैं यानी कि HCl, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या बन गया, वीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। चलो आइडेंटिफाई कर देते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है। तो मैंने एग्जांपल लिया था Cl माइनस का। तो Cl माइनस क्योंकि एक बेस है, लेकिन बात यह है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो मैंने इसके रिस्पेक्टिव एसिड पे गया, तो एसिड ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक हो गया, राइट। अब ये देखो कार्बोनेट, अब इसका एसिड कौन होगा, H2CO3। कार्बन का एसिड है तो वीक है, तो इसका मतलब ये बन गया स्ट्रॉन्ग। अच्छा, साइनाइड, इसका एसिड होगा HCN, कार्बन का एसिड है तो वीक, तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग। नाइट्रेट आयन, HIN ले सकता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बनेगा वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। NH2 माइनस, ओके, NH2 माइनस, इसका मैं अगर बेस देखूं, क्योंकि HIN ले सकता है, HIN दे भी सकता है, ले भी सकता है। अच्छा, अगर ये अमोनिया होता तो अमोनिया इतनी आसानी से तो HIN देता नहीं है, वीक ही मान के चलो, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अमोनिया इतनी आसानी से HIN नहीं देगा, तो ये वीक हुआ, तो ये अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पानी एक कोई खास एसिड तो है नहीं, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। पानी क्योंकि बहुत खास एसिड नहीं है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा भाई वो तो वीक होगा ना। अब जैसे कि मैंने मिथनॉल की बात की, कार्बन का एसिड है, वीक एसिड है, तो ये जो बेस है मिथॉक्साइड, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया यार, ठीक है ना। जैसे फिनोल, फिनोल क्या है, कार्बन का एसिड है, वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस मैंने बनाया फिनॉक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग होगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा, कौन वीक होगा। आपको ये पहचान होनी चाहिए। 4 कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, आपको पता होना चाहिए। कहीं पर कार्बन आ गया तो वीक एसिड कर दो, नहीं है तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट हमेशा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिट बैठता है। नाइट्रोजन आ गया, वीक बेस है। नाइट्रोजन नहीं है, ग्रुप फर्स्ट या सेकंड का कोई बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमें ये तो समझ में आ गया कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, और इनमें भी कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक होगा, कहाँ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा होगा, कहाँ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा होगा। ये सब बात हम अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे अगर मुझे कहा जाए कि सर इक्वेशन लिख के दिखाइए, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन में तो सर अलग अलग एसिड और बेस दे रखे होंगे, वहाँ तो हमें इक्वेशन लिखनी होगी ना। हाँ, तो क्या दिक्कत है, ये देखो, कोई भी एसिड है, मान लीजिए मैंने फिनोल लिया, भाई कोई भी एसिड है वो अपना जो भी एक्शन शो करेगा ना, वो अल्टीमेटली पानी के अंदर ही करेगा। कोई भी एसिड या कोई भी बेस अपना जो भी HIN लूज और गेन करने का जो भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा ना, वो पानी में करेगा। ये HIN लूज करके बनाएगा C6H5O माइनस, और पानी HIN गेन करके बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। इस तरह से आप इक्वेशन लिखेंगे। देखो C6H5COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। कोई भी एसिड है वो अपना पानी के अंदर ही एक्शन शो करेगा। ये पानी में HIN देगा तो C6H5COO माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये इसने HIN लूज किया, इसने HIN गेन किया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अच्छा, चलिए सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो क्या होगा ना, अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, अमोनिया पानी में डिसॉल्व होके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है। अब जब मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को शो करना है कि ये पानी में कैसे डिसोशिएट होगा, तो ये क्योंकि OH माइनस लूज कर सकता है, ये एक आरेनियस
बेस बन गया, क्योंकि ये OH माइनस लूज कर रहा है। अब इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, अब कैल्शियम ऑक्साइड तो पानी में डिसोल्व होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप उसे पानी में लेंगे तो वो किस फॉर्म में डिसोशिएट होगा? इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन प्लस OH आयन। तो ये क्योंकि OH आयन लूज कर रहा है तो बेसिक हो गया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में पास करा तो कार्बोनिक एसिड बना। तो कार्बोनिक एसिड जब पानी में अपना रिएक्शन शो करेगा तो वो इस तरह से H+ लूज करेगा और कार्बोनेट इस तरह से लूज करेगा। इसी प्रकार से और भी कुछ ले सकता हूं मैं, C5H5N, ये पायरिडीन है। पायरिडीन बेस होता है, बेस है तो यानी H आयन एक्सेप्ट करेगा, तो C5H5NH पॉजिटिव OH माइनस। इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, उसी से आपका विजन डेवलप होता चला जाता है। अब एक क्लास में इतने सारे एसिड के नाम तो आपको नाम याद होने वाले हैं, ठीक है ना। मैं बोलता तो जा रहा हूँ फॉस्फोरिक, लेकिन अब फॉस्फोरस के तो बहुत सारे एसिड थे, मैंने सारे नहीं लिखे। सल्फर के बहुत सारे एसिड थे, मैंने सारे नहीं लिखे हैं। बट क्योंकि अभी हमारी जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि आपको सारे एसिड के नाम आपको पता हो, सारे बेस के आपको नाम पता हो। आपको जस्ट पहचान होनी चाहिए कि हाँ इनमें से कौन H आयन दे सकता है, और H आयन लूज करने के बाद उसका रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कौन H आयन एक्सेप्ट कर सकता है, और H आयन एक्सेप्ट करने के बाद उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। तो जस्ट अभी इतना अगर एक विजन हमारा डेवलप हो जाता है तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहां पर चलिए, अब तक हमने आर्रेनियस को निपटा दिया। आर्रेनियस के बाद हमने ब्रॉन्स्टेड को निपटा दिया। ब्रॉन्स्टेड काफी लेंथी रहा। अब बात करते हैं अमर अकबर एंथनी में लास्ट वाला कंपोनेंट, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब अपन जरा ले लेते हैं, थर्ड इज लुईस कॉन्सेप्ट। ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखो एज आई नाराज किसी को नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत लुईस है तो इसको भी ले ही लेते हैं। देखो लुईस एसिड कौन है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लुईस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसके पास खाली ऑर्बिटल हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो सब लुईस एसिड है। यानी कि अगर मैं जनरल बात करूं तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो हैं वो लुईस एसिड है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो H+ हो, Cl+ क्लोरोनियम आयन, चाहे ब्रोमोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, मिथाइलिनियम आयन, इथाइलिनियम आयन, आइसोप्रोपाइलिनियम आयन, दे ऑल आर कार्बोकेटायन। पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एसाइलिनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। तो लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लव, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन जिन्हें चाहिए। अरे इलेक्ट्रॉन किन्हें चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन उन्हें चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, वही इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे बोरोन का फ्लोराइड, बोरोन का क्लोराइड, बोरोन आयोडाइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन इनमें से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। इसी तरह से Bi3 हो गया, AlCl3 हो गया, दे ऑल आर एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन की सर्च में रहेगा कि उसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है ना। इनके पास खाली ऑर्बिटल भी है। अब जैसे इसके पास खाली ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, किससे? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उससे। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो हमारे लिए लुईस एसिड है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? लुईस बेस माना जाएगा। चलिए लुईस बेस को भी एक बार ले ही लो। देखो लुईस बेस कौन है? जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच आयंस हैं, स्पीसीज हैं,
उनमें चाहे हाइड्राइड हो, फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, है ना, हाइड्राइड हो, कार्बोनेट हो, साइनाइड हो, फॉस्फेट हो, यानी यहां पर आरेनियस फेल हो गया, यहां पर आरेनियस फेल हो गया था, वो यहां पर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और तब हमारा लुईस आया और उसने बताया कि भाई सिक्के का एक पहलू नहीं होता, उसके दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आरेनियस के, अगर आरेनियस के अकॉर्डिंग अगर वो बेस नहीं है तो वो बेस नहीं होगा, अरे वो बेस है, वो लुईस के अकॉर्डिंग बेस है ना। तो ये सब इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो कहां अटैक करते हैं, जहां पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियस लविंग मॉलिक्यूल, क्योंकि इन्हें न्यूक्लियस चाहिए, इन सबको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच तो न्यूट्रल भी हो सकता है, पानी न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन रिच है, अमोनिया न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन रिच है, एल्कोहल न्यूट्रल तो है बट इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूट्रल तो है बट इलेक्ट्रॉन रिच है। और भी ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो न्यूट्रल तो होते हैं बट इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना, वो एचायन एक्सेप्ट करेगा, ये सब एचायन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लुईस क्या नाम है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो गए, ठीक है ना, ये सब एचायन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो गए। चलिए अब जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लीजिए सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। अब सिलिकॉन के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, खाली ऑर्बिटल भी है, तो खाली ऑर्बिटल है तो ये एचायन इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, किससे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो ये बन गया लुईस बेस, ये बन गया लुईस एसिड। बेशक इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बेशक इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल है, और खाली ऑर्बिटल है तो ये उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेगा, है ना, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। एसिड केवल वो नहीं है जो एचायन दे, भाई आर्यनस ने कहा जो एचायन देगा, ब्रॉन्स्टेड ने कहा जो एचायन देगा, लुईस ने कहा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो भी एचायन दे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकता है, वो भी एसिड है। बेस इज नॉट ओनली वन विच कैन फर्निश OH माइनस। ब्रॉन्स्टेड ने कहा भाई जो एचायन ले सकता है वो भी बेस है। इसने कहा यार नेगेटिव चार्ज है वो भी एचायन ले सकता है, बेस है। फिर इसने कहा कि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके ऑर्बिटल भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन से, वो भी लुईस बेस है। तो लुईस एसिड कहां अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वहां हमला करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो लुईस एसिड जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, अटैक एट दैट साइट having high electron density, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर लुईस एसिड हमला कर देगा। इसी प्रकार से लुईस बेस कहां अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो लुईस बेस अटैक एट दैट साइट, लुईस बेस अटैक एट दैट साइट हैविंग हाई पॉजिटिव चार्ज, हैविंग हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम है ये वहां पर हमला कर देता है, सॉरी जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ये वहां हमला करता है, और जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर हमला कर देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चल सकते, हमें तीनों कॉन्सेप्ट को ही साइड बाय साइड पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कहीं कोई काम आएगा कहीं कोई काम आएगा। जैसे देखो अमोनिया NH3, बोरोन ट्राइक्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल को देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यहां पर नाइट्रोजन जो होगा वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो एक बेसिकली यहां पर एसिड बेस रिएक्शन ही तो हुआ, यहां पर बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन ही तो हो रहा है।
जैसे PCl5 प्लस Cl माइनस। अब यहाँ देखिए फॉस्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर भी एक एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखिए, चलिए वैसे मैंने तीनों ही कॉन्सेप्ट को, आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लुईस, तीनों कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी हद तक। ऐसा मुझे लगता नहीं कोई पॉइंट बचा होगा। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट है, इसको आप जरा एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसोसिएशन की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हमें तभी समझ में आएगा जब हमें एटलीस्ट पता हो कि कौन सा एसिड किस तरह से आयनाइज होता है, किस तरह से कोई हमको मॉलिक्यूल कैसे डिसोशिएट होता है। हम उसकी इक्वेशन जब तक लिख नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े प्रयास से बहुत कुछ होता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।